देखिए, नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चक्रवात के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले थे, तो उन्हीं चीज़ों को आज लेकर के चलेंगे। हो सकता है कि चक्रवात आज कंप्लीट कर लिया जाए और इसके साथ में कुछ चैप्टर्स और किए जाएँ, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि थोड़ी सी अर्जेंसी है, लेकिन फिर भी चीज़ों को आज हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि चक्रवाती तूफान जो टेक्स्ट है वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी बातें समझा देता हूँ कि चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात, एक सेकेंड, जिसको इंग्लिश में साइक्लोन भी कहते हैं, ये वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी के सुइयों के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। अंततः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु, श्रीलंका तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल में यानी कि जून सितंबर के मध्य में जो चक्रवात आता है, उनकी जो उपस्थिति है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि उनकी उत्तरी और मध्य चक्रवातों की उत्पत्ति जो है मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होता है, जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो ये बातें तो हो गई टेक्स्ट की, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बता रहा है कि मानसून चक्रवात जो 9 अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आते हैं, वो दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। तो ऐसा राज्य जो कि चक्रवात, बाढ़ तथा सूखा तीनों से ही प्रभावित है, वो कौन है? तो उड़ीसा है वो, जिस कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है, ठीक है। फिर लिखता है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान एवं मिट्टी में अचानक ढाल से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ठीक है। इसके कारण प्रमुख जो भूकंपों की आवृत्ति है, वो वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसी मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। यहाँ सड़क, बांध निर्माण तक खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए हैं, जिनके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये तो था टेक्स्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को आज समझना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक पेज लेकर के आए हैं, जैसा कि हमेशा करते हैं अपनी क्लासेस में। अब स्टार्टिंग से हम लोग अभी तो बेसिक समझ लिया कि कौन कौन से चक्रवात किधर किधर आ रहे हैं। कुछ बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं, कुछ अरब सागर में आ रहा है। अरब सागर में जो है उतने प्रभावी चक्रवात नहीं आते हैं, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी के चक्रवात हैं वो क्या होते हैं? निम्न दाब के कारण अत्यंत प्रभावी होते हैं, ठीक। और फिर वो अलग अलग जोन में प्रभाव डालते हैं। लेकिन बेसिकली अगर पूरे में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात आने वाला जो है, मतलब जो आता है, वो बंगाल को, उसके बाद उड़ीसा को, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, ये पूरे ही तट को, जो पूर्वी तट है, उसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो समझेंगे चक्रवात के बारे में। चक्रवात, ठीक है, जिसको इंग्लिश में साइक्लोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कहाँ चक्रवात नहीं आता है। तो जो इक्वेटर है अपनी 0 डिग्री लाइन, ठीक है, इसके लगभग 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे में, इसको बोलते हैं नो साइक्लोनिक जोन। यहां पर चक्रवात नहीं आता है, ठीक है। और अगर बनता भी है तो बहुत ही न्यूनतम कोटि का चक्रवात, मतलब नहीं आता है, नगण्य, ठीक है। तो नो साइक्लोनिक जोन है, यहां पर चक्रवात नहीं आता है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक के जोन में, ठीक है। चक्रवात बेसिकली हो क्या रहा है? चक्रवात का जो केंद्र है वहां पर लो प्रेशर होता है। तो ये चीज याद रखना है कि निम्न दाबीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और निम्न दाबीय क्षेत्र के बाद पवनों का उत्थान होगा, यानी कि जो हवाएं होंगी वो ऐसे अंदर की ओर चलती हुई ऊपर की ओर उठती जाएंगी। मतलब कुछ ऐसे ही चक्रवात तो आप देखते होगे, शक्तिमान टाइप का, ठीक है। तो यही है वो चक्रवात, ठीक है। तो निम्न दाबीय हवाएं जो है ऊपर की ओर उठती चली जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ संघनन होता है और वर्षा भी होने लगती है। अब इसमें एक चीज़ समझना है, फिर से डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ कि जो चक्रवात होता है एक प्रकार का विशिष्ट भौगोलिक प्रभाव होता है, जिसमें पवनें घूमती हैं या घूर्णन करती हुई केंद्र की ओर अग्रसरित होती हैं तथा घूर्णन या चक्कर करती हुई ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती हैं, ठीक है। पहले तो केंद्र की ओर ये घूर्णन कर रही है और घूर्णन करने के बाद ऊपर की ओर विस्थापित हो रही है। उत्पन्न कैसे होता है, क्या कारण है, कैसे चक्रवात उत्पन्न हो रहा है? तो देखिए, ये ऑल ऑफ सडन कोई प्रोसेस नहीं है, आकस्मिक रूप से होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेप 1 क्या हो रहा है चक्रवात आने का, ठीक है। तो सबसे पहले लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, यानी कि निम्न दाबीय क्षेत्र जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, निम्न दाबीय क्षेत्र,
ठीक है। निम्न दाबीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, कैसे होगा? सागर के ऊपर, सर्वप्रथम सागर के ऊपर ये वाली घटना होती है, सागर के ऊपर, ठीक है ना। इसमें एक चीज और है कि जो गुप्त ऊष्मा होती है या लेटेंट हीट, उसका भी बहुत बड़ा रोल है, तो अभी मैं आपको बताता जाऊंगा गुप्त ऊष्मा का क्या रोल है। चरण 2 यानी कि स्टेप 2 क्या हो रहा है? स्टेप 2 ये हो रहा है कि निम्न दाबीय क्षेत्र के चारों ओर से पवन केंद्र की ओर प्रभावित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। जैसे ये लो प्रेशर जोन है जो कि क्रिएट हो रहा है समुद्र के ऊपर कहीं पर। अब आसपास की जितनी पवनें हैं वो क्या होंगी? इसके केंद्र की ओर प्रवाहित होने लगेंगी, यानी कि इसके केंद्र की ओर आने लगेंगी, ठीक है। तो चारों ओर से पवनों का आगमन हो रहा है लो प्रेशर जोन की ओर। स्टेप 3 क्या हो रहा है? स्टेप 3 में घूर्णन करती हुई पवनों का विकास होने लग रहा है, ठीक है। कैसे विकास हो रहा है ये भी बता रहा हूं। यहां पर घूर्णन करती पवनों का विकास, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोरोलिस बल काम कर रहा है। मैंने बताया था 2 क्लास पहले, कोरोलिस बल के प्रभाव स्वरूप क्या हो रहा है? पवनें निम्न दाबीय क्षेत्र के परितः घूर्णन करने लगती हैं कि ये लो प्रेशर है, इसी के आसपास जो है पवनें घूर्णन करने लग रही हैं, ठीक है। और घूर्णन करते करते ये उत्थित होती हैं, यानी कि इनका उत्थान हो रहा है, यानी कि ये ऊपर की ओर अपवर्ड मूवमेंट कर रही हैं। यानी कि जैसे ये लो प्रेशर जोन है, अब ये घूर्णन करता हुआ ऊपर की ओर जो है चलने लग रहा है। यहां पर लो प्रेशर है, घूर्णन करता हुआ ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। चरण 4 क्या है? स्टेप 4। तो चरण 4 में चक्रवात की आई बन रही है, यानी कि चक्रवात चक्षु निर्माण हो रहा है और केंद्रीय भाग में पवनों का, यानी कि हवाओं का अवतलन हो रहा है, यानी कि हवाएं नीचे जा रही हैं। अब देखिए इसको मैं कैसे आपको समझा रहा हूं, कुछ इस तरह से समझिए, ठीक है। यहां पर लो प्रेशर जोन था, ठीक है। अब हवाएं यहां पर नीचे बैठ रही हैं, जो बीच वाला भाग है, ठीक है। हवाएं नीचे बैठ रही हैं, ठीक है। और यही जो है बोला जा रहा है कि आइस का निर्माण हो रहा है, यही चक्रवात की आंख बन रही है या चक्रवात चक्षु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया एक तरह से ले लो प्रभावित एरिया है, ठीक है। तो ये जो है पूर्ण विकसित चक्रवात है, पूरी तरह से डेवलप हो चुका है चक्रवात, ठीक है। पूर्ण विकसित चक्रवात, इसको बोलते हैं वॉल 1। ये जितनी दूरी तक प्रभाव आपका रहेगा वेस्ट साइड में, मतलब कि बाएं साइड में, और वॉल 2 जितनी दूरी में प्रभाव रहेगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ से हवाएं, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से हवाएं ऐसे ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। और पूर्ण विकसित चक्रवात में फिर वो नीचे की ओर दब करके आती हैं, ठीक है। केंद्रीय भागों में पवन का अवतलन होता है और यही केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? मैंने बताया आई ऑफ साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो हिस्से हैं यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश की स्थिति भी होती है, ठीक है। तो इन दोनों डायरेक्शन में अपना बारिश हो रही है, ठीक है। एक चीज़ और जाननी है कि ये जो पूर्ण विकसित चक्रवात है जो कि प्रव्रजन करेगा, तो किधर प्रव्रजन करता है? मोस्टली जो है आपका इस डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में प्रवर्जन करता है। अब इस पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि चक्रवात उत्पत्ति के अंतिम चरण में क्या होता है कि केंद्रीय भाग में कुछ पवनें जो है नीचे की ओर बैठने लग रही हैं, यानी कि उनका अवतलन हो रहा है, जिससे कि चक्रवाती चक्षु का निर्माण हो रहा है। चक्षु के ऊपर, ठीक अगर पूछा जाए कि जो चक्षु है या आंख बन रही है, जो आईज हैं, उसके ऊपर मौसम कैसा होगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम दिखाई देता है, लेकिन उसके आसपास में चारों ओर अवस्थित एक बड़े पैमाने पर संघनन होगा, भयंकर बारिश होगी। इस वाले इलाके में संघनन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है और भयानक बारिश हो रही है। आंधी तूफान भी आता रहता है और उसके साथ इलेक्ट्रिक फॉल यानी कि तड़ित झंझावात जिसको बोलते हैं, उसकी भी घटनाएं देखी जा सकती हैं। एक पूर्ण विकसित चक्रवात जो है उसको हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं अब ठीक से, ठीक है। मैंने एक बात यहाँ पर बताई कि ये जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा, मैंने बताया कि ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा, ठीक है ना, कि पूर्ण विकसित जब हो जाएगा तो पूरब से पश्चिम की ओर जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। सिंपली जान जाओ कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैंने ऐसा कहा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चक्रवात व्यापारिक पवनों के अधीन होता है।
ठीक है ना। व्यापारिक पवनों के अधीन होने के कारण ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापारिक पवनें आपको पता है कि इक्वेटर के आसपास 30 डिग्री के आसपास, ठीक है, तो 10 to 30 डिग्री में, ठीक है, ऐसे फ्लो करती हैं। तो ये डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में तो लेकर के जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आपका दिखाता है ईस्ट टू वेस्ट जाता है, ठीक है। अच्छा, कितने किलोमीटर तक चलते हैं? अगर पूछा जाए कि ये जो चक्रवात आ रहे हैं आपके, ठीक है, साइक्लोन्स, वो कितने किलोमीटर तक जाते हैं, तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर जो है ये टोटल फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनके पास ऊर्जा का अभाव होने लगता है, ठीक। तो ये पॉइंट बहुत ठीक से याद रखिएगा कि ऊर्जा का अभाव ये कैसे हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि किस तरह से चक्रवात का विघटन हो रहा है, चक्रवात किस तरह से खत्म हो रहा है या चक्रवात का विघटन किस तरह से हो रहा है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि ये पैदा कहाँ हो रहा है, तो उत्पत्ति याद रखिए, उत्पन्न कहाँ हो रहे थे, तो लो प्रेशर जोन जहाँ पर उत्पन्न हो रहा था वहीं पर मान लीजिए कि उत्पन्न हो रहे हैं, वो है समुद्र के ऊपर, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से पा रहे हैं, ये अपनी एनर्जी कहाँ से पा रहे हैं, एनर्जी पा रहे हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा से, ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है ना। संघनन की गुप्त ऊष्मा से ये क्या पा रहे हैं, एनर्जी पा रहे हैं, ठीक। अब होता क्या है कि जो जमीन होती है, ठीक है, लैंड यानी कि जमीन जो है, यहां पर आपका संघनन कमजोर है, यानी कि लेटेंट हीट बहुत कम होती है, ठीक है ना, ठीक है। LAT लिख करके मैं दिखा रहा हूं, गुप्त ऊष्मा बहुत कम होती है ऊपर की ओर संघनित होने के बाद, ठीक है ना। संघनन का अभाव तो संघनन का अभाव होगा तो लेटेंट हीट बहुत कम होगी। लेकिन अगर यही चीज सागर के ऊपर हो, सागर या समुद्र के ऊपर, ठीक है, तो जब समुद्र के ऊपर ये स्थिति होगी तो यहां से इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और ऊपर जाने पर आपका संघनन अधिक होगा। संघनन समझ रहे हो ना, जो पानी बनने की प्रक्रिया, यहाँ से वाष्पीकृत पानी मतलब भाप ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर टेम्परेचर कम रहेगा और थोड़ा सा वहाँ पर दाब का भी एक कंसेप्ट आता है, उसके कारण वो संघनित होने लगेगी और छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, तो गुप्त ऊष्मा वहाँ से रिलीज होगी। तो वही जो है, जब फेस चेंज होता है तो गुप्त ऊष्मा रिलीज होती है। तो संघनन यानी कि लेटेंट हीट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। लेटेंट हीट एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो जब लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पर लो प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो एक समझ लो कि गुप्त ऊष्मा का एक भंडार सा बन जाता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो उष्ण चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उनके ऊर्जा का स्रोत क्या है, यही लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है उनके ऊर्जा का चक्रवात होता है। अब जब व्यापारिक पवनों के कारण ये चक्रवात आपका ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाने लगेंगे, ठीक है, यानी कि ऐसा समझ लो कि बे ऑफ बंगाल में पैदा होने वाला चक्रवात जो है, ठीक है, इस यहां पर पैदा हुआ चक्रवात अब ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर फ्लो किया, ठीक। तो जैसे ही ये आपके बे ऑफ बंगाल से टकराएगा या उड़ीसा से टकराएगा या आंध्र प्रदेश से टकराएगा या तमिलनाडु से टकराएगा, टकराने के बाद थोड़ी ही स्थिति बाद उसको क्या मिल जाएगा, तो लैंड का पोर्शन मिलने लगेगा, ये सब जमीन मिलने लगेगी। तो जमीन पर मैंने बताया कि संघनन का अभाव है, यानी कि संघनन वाली जो गुप्त ऊष्मा है उसका भी अभाव है। तो जब गुप्त ऊष्मा नहीं मिलेगी तो उसका जो मेन फ्यूल है, यानी कि जो ईंधन है, वो उसको नहीं मिलेगा। इसी कारण से चक्रवात यहां पर विघटित होने लगता है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ और जाननी है। क्या जब वो समुद्र के ऊपर रहेगा तो डिवास्टेशन करेगा, तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा? तो नहीं मचाएगा, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर चल रहा है। लेकिन जैसे ही समुद्र से वो जो बवंडर है, जो बवंडर रूपी चक्रवात है, वो जैसे ही स्थलीय भागों में प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे ही 20-30 किलोमीटर प्रवेश करेगा तो उस पूरे क्षेत्र में क्या करेगा, भयानक तबाही, बारिश, झंझावात, सब कुछ पैदा करेगा। लेकिन वहाँ पर उसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलेगा नहीं, जिससे कि चक्रवात की गति धीरे हो जाती है दोस्तों, और फिर चक्रवात मंद पड़ जाता है। लेकिन इसमें एक सिचुएशन और है, अगर वहां पर एक बहुत ही बड़ी नदी मिल जाए चक्रवात के रास्ते में ही, जिस रास्ते चक्रवात आ रहा है, सपोज करिए एक वहां बहुत ही चौड़ी नदी मिल जाए, तो क्या वह चक्रवात रुक जाएगा या फिर अंदर आने लगेगा? तो अंदर आने लगेगा, क्योंकि नदी के पास से वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन उसको मिलती रहेगी, जो
संघनन की गुप्त ऊष्मा है वो उसको मिलती रहेगी, और चक्रवात 40-50 किलोमीटर के आगे के दायरे में भी चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। एक प्रश्न मैं इस पर आपको करवा दे रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि चक्रवात जो है भारत में पूर्वी तट पर आते हैं, जबकि पश्चिमी तट पर कम या कम प्रभाव वाले चक्रवात देखे जाते हैं। कारण बताना है क्यों। ए, चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होते हैं। बी, चक्रवात तथा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों में उत्पन्न होते हैं। सी, चक्रवातों का प्रवचन पूर्व से पश्चिम होता है। ऑप्शंस हैं ओनली ए, ओनली बी, ठीक है ना, ए एंड बी ओनली, और बी एंड सी ओनली। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ए बी सी डी में से। ठीक है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। कुछ चीज़ें हम लोग और देख लेते हैं। जैसे ये जो भी अभी हमने पढ़ा है ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधी साइक्लोन। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, पहला देख लेते हैं हरिकेन, दूसरा देख लेते हैं टॉर्नेडो, ठीक है, तीसरा टाइफून, चौथा चक्रवात, पांचवा विली विली या विली विलीज भी लिखता है, ठीक है ना, और टॉर्नेडो हो ही गया। ठीक है, तो 5 का नाम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हरिकेन है वो आपका आता है कैरेबियन सागर में। अब कैरेबियन सागर कहाँ है, तो जो उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका आपका शुरू होता है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है यही कैरेबियाई सागर है। ठीक है, फिर आता है आपका टॉर्नेडो। ठीक है, तो जो आपका टॉर्नेडो है वो भी यूएसए के क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, तो यूएसए के क्षेत्र में टॉर्नेडो आता है। ठीक, बेसिकली ये वाला जो एरिया है यही टॉर्नेडो के लिए विख्यात है। फिर आता है टाइफून। तो टाइफून चाइना सी में आता है, ठीक है ना, यानी कि जो आपका चीन सागर है वहाँ पर टाइफून आता है। इंडियन ओशियन में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन या चक्रवात आता है। इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन या चक्रवात आता है। ठीक है, विली विलीज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के भागों में विली विलीज आता है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैं अलग से लिखवा दे रहा हूँ, छठवें नंबर पर पहले लिख लिए, बागुओ, ठीक है ना, स्पेलिंग है BAGUIO। बागुओ आता है आपका फिलीपींस में। ठीक है, जिस हिसाब से एग्जाम का स्तर बढ़ता है तो बागुओ याद रख सकते हैं। ठीक है, और टाइफून के कभी कभी टाइफून को पूरा ना लिख करके जापान में टाइफू
भी बोला जाता है, ये आता है आपके जापान में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चक्रवात के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। इसके अलावा एक और चक्रवात होता है, इसका नाम है टेम्परेट साइक्लोन, जिसको बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है ना। टेम्परेट या शीतोष्ण चक्रवात। तो शीतोष्ण चक्रवात, चक्रवातों की जो प्रकृति होती है वो वाताग्रीय होती है। वाताग्रीय यानी कि फ्रंटल वाली, ठीक है। फ्रंटल मैं समझा दूंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए कि जब दो डिफरेंट वायु राशियां, यानी कि कोई एक आपकी, सपोज करो एक ठंडी हवा है जो कि अमूमन नीचे की ओर बैठेगी, ठीक है, और दूसरी गर्म हवा है, ये दोनों अगर मिल रही हैं तो गर्म वाली क्या होगी, इस ठंडी वाली के ऊपर चढ़ के ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, और बादल का निर्माण करेगी। तो ये दोनों अगर मिलती हैं डिफरेंट वायु राशियां, तो फ्रंट्स का निर्माण होता है और एक इनके मध्य में संक्रमण क्षेत्र उत्पन्न होता है कि ठंडी हवा यहाँ से जा रही है, गर्म हवा ऊपर से जा रही है। तो ये जो बीच वाला एरिया है ये क्या बनता है, फ्रंट्स बोलते हैं या वाताग्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाताग्र, ठीक है। ठीक, जैसे समझ लीजिए, डेफिनेशन बोल दे रहा हूं कि जब दो परस्पर विपरीत वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के सहारे ऊपर की ओर विस्थापित होती है, डिस्प्लेस होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके मध्य एक संक्रमण क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे वाताग्र कहते हैं। बेसिकली 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी ध्रुवीय वायु राशियां उष्ण मध्य अक्षांशीय वायु राशियों के आपस में मिलने से फ्रंट्स या वाताग्र का निर्माण होता है, ठीक है। वाताग्रीय क्षेत्र में उष्ण वायु राशियों के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप बादलों का निर्माण होता है और हल्की बारिश भी होती है। तो आपको एक फंडा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके और फिर आगे की ओर बढ़ रहा हूं। तो मैं जो बता रहा था फिर मैं वहां पर आ जा रहा हूं। ये बस मैं वाताग्र आपको समझाया हूं कि वाताग्र क्या होता है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो इनकी प्रकृति होती है आपके शीतोष्ण चक्रवात की, वो क्या होती है, वाताग्रीय प्रकृति होती है, ठीक है। ऐसे चक्रवात वाताग्र के निर्माण के कारण बनते हैं। कैसे, क्यों बनते हैं, जब आपका फ्रंट्स बनते हैं तो ये बनते हैं, ठीक है। और ये इनके बनने की क्रिया को फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। और वाताग्र के विघटन की क्रिया को फ्रंटोलिसिस कहते हैं, ठीक है। और वाताग्र के निर्माण के औसतन कितना दिन लगता है, तो 4 से 8 दिन जो है बनने में लगता है, और इनका अस्तित्व 10 से 15 दिन, तो 10 से 15 दिन स्टेबल रहते हैं ये, ठीक है, और बनने में 4 से 5 दिन लगता है, ठीक। और कैसे चलते हैं, तो मैंने बताया कि 60 से 65 डिग्री वाला और मध्य अक्षांशीय वाला, इन दोनों के मिलने से वाताग्र बन रहा है। तो ये पछुआ पवनों के अधीन चलते हैं। तो ये किधर चलेंगे, ये चलेंगे वेस्ट टू ईस्ट। इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो ये भी याद रखना है कि ये आपका कुछ 50 डिग्री अक्षांश के आसपास में ये बन करके चलते हैं, ठीक है ना। 50 डिग्री के आसपास में बन करके चलते हैं, 50 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री साउथ के आसपास में। अगर एक दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो किस तरह देख सकते हैं, बस डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ट्रॉपिकल लिख दे रहा हूँ, यानी कि उष्णकटिबंधीय, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सब ट्रॉपिकल शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। पहला कि उपस्थिति कहाँ होती है, तो 20 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इनकी उपस्थिति होती है। इनकी होती है 50 से 70 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। पहला तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा है कि किस पर काम करते हैं, तो संघनन की गुप्त ऊष्मा पर काम करते हैं। संघनन की गुप्त ऊष्मा पर ये काम कर रहे हैं। ये किस लिए काम कर रहे हैं, तो वाताग्रीय ऊष्मा उत्सर्जन पर काम करते हैं। दिशा इनकी कैसे होती है, तो मैंने बताया ईस्ट टू वेस्ट जो है ये फ्लो करते हैं। बेसिकली ऐसे दिखाना ज़्यादा अच्छा होगा, ईस्ट टू वेस्ट ये फ्लो करते हैं। ये कैसे जाते हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट ये फ्लो करते हैं। ये भी चीज़ हम लोगों ने देख लिया। कितना दिन लगता है निर्माण में और विघटन में, तो 2 से 3 दिन जो है इनका प्रभाव रहता है। कभी भी आप देखते होगे कोई भी तूफान आया आपके अरब बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, तो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये 10 से 15 दिन तक रहते हैं टोटल, उत्पन्न होते हैं 3-4 दिन में और ख़त्म होते हैं 10 से 15 दिन तक, ठीक है। इनकी सटीकता की जा सकती है कि नहीं, तो अगर बहुत सारे रिमोट सेंसिंग इत्यादि चीज़ें लगा दें तो कुछ हद तक प्रिडिक्शन
संभव। कुछ हद का मतलब हो गया है, अब तो धीरे धीरे आधुनिक मशीनें आ गई तो काफ़ी हद तक जो है प्रेडिक्शन अब संभव होने लगा है। तो इसका तो सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है कि बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है। विन्यास कितना होता है, कितने दूरी में फैले होते हैं, तो ये 300 से 400 किलोमीटर में फैले होते हैं, जबकि ये 1500 से 1000 किलोमीटर में फैले होते हैं, ठीक है ना। 1500 से 1000 किलोमीटर में फैले होते हैं। इनकी जो रफ्तार होती है 100 से 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं बहती हैं, जबकि इनमें 70 से 80 किलोमीटर पर आवर से हवाएं बहती हैं। ये अत्यंत विध्वंसकारी हैं और ये जो है कम या बिल्कुल विध्वंसक नहीं है, ठीक है। तो एक आपको यहाँ पर डिफरेंस भी मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जो हमें पढ़नी थी वो किसी कारण से आज हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने थंबनेल बना के रखा है। पहले हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और मिट्टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका यहाँ पर मृदा अपरदन के बारे में और दूसरा टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, ठीक है। आज का लेक्चर कुछ सीरियस प्रॉब्लम के कारण मैं कम ही बना पाया हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।